देखो, इस वीडियो में बात करेंगे जीपीसीआर एंड डिसऑर्डर, कॉलेरा टॉक्सिन एंड पर्टुसिस टॉक्सिन के क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेरा टॉक्सिन के बारे में। कॉलेरा टॉक्सिन जो है ये वेब्रियो कोलेराई जो बैक्टीरियम है इससे प्रोड्यूस होता है। और ये इसको एंट्रोटॉक्सिन भी बोलते हैं। ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में सिक्रेट होता है। वेब्रियो कोलेराई इस टॉक्सिन को सिक्रेट करता है, या सिंपली इसको कॉलेरा टॉक्सिन भी बोलते हैं या AB5 टॉक्सिन भी बोलते हैं। टॉक्सिन जो है ये इसमें दो सब यूनिट होते हैं। एक ए सब यूनिट होते हैं जो मोनोमेरिक हैं, और ये दूसरा बी सब यूनिट होते हैं जो पेंटामेरिक हैं। तो ओवरऑल जो है 6 सब यूनिट प्रोटीन का ये बना होता है। जो ए सब यूनिट होता है इट हैज़ कैटालिटिक इफेक्ट, और इसी का जो है टॉक्सिक इफेक्ट होता है। और बी सब यूनिट जो होता है वो ए सब यूनिट को कैरी करता है। ए सब यूनिट काजेज एडीपी राइबोसाइलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम देखेंगे कि ए सब यूनिट जो है एडीपी राइबोज को जी अल्फा जो स्टिमुलेटरी टाइप का है उससे अटैच कराता है। और किस रेसिड्यू पे? जी अल्फा एस का जो सी टर्मिनल डोमेन है वहाँ पे आर्जिनिन रेसिड्यू होता है, और आर्जिनिन रेसिड्यू के साइड चेन में जो है एडीपी राइबोज अटैच करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि जीटीपीएच एक्टिविटी लॉस हो जाता है। जी अल्फा का अगर जीटीपीएच एक्टिविटी लॉस होगा तो जी अल्फा परमानेंटली एक्टिव रहेगा, मतलब कि परमानेंटली जीटीपी से बाउंड रहेगा। और उस केस में अगर ये परमानेंटली एक्टिव रहेगा तो वो लगातार जो है सिग्नल का ट्रांजैक्शन करेगा। एडीपी राइबोज जो अटैच होता है जी अल्फा पे उसको जो है एनएडी प्लस से डिराइव किया जाता है। जी अल्फा एस अगर कॉन्टिन्यूसली जो है एक्टिव रहेगा तो वो एडिनाइलिल साइक्लेज को या एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एडिनाइलेट साइक्लेज जो है साइक्लिक जीएमपी का कंसंट्रेशन हाई करते हैं, क्योंकि ये एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाते हैं। और साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करते हैं। 4 साइक्लिक एएमपी बाइंड करेंगे तो प्रोटीन काइनेज ए जो टेट्रामर है जिसमें 2 रेगुलेटरी सब यूनिट हैं और 2 कैटालिटिक सब यूनिट, तो रेगुलेटरी सब यूनिट से जब साइक्लिक एएमपी बाइंड करते हैं तो कैटालिटिक यूनिट फ्री हो जाता है। और वही कैटालिटिक यूनिट क्या करेंगे? फास्फोराइलेशन करेंगे सीएफटीआर का। सीएफटीआर क्लोराइड आयन चैनल है। इसके अलावा सोडियम H प्लस एक्सचेंजर को भी एक्टिवेट करते हैं, और जिसकी वजह से लार्ज क्लोराइड आयन का इफ्लक्स होगा। और वाटर का भी जो है गट में इफ्लक्स होता है, वाटर भी गट में आएंगे, और जिसकी वजह से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, सीवियर डायरिया कंडीशन हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं कॉलेरा। तो देखते हैं कि मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है। ये मैंने एक बैक्टीरियम बनाया, ये वेब्रियो कोलेराई। इस बैक्टीरियम में जो है क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे। 2 क्रोमोजोम होते हैं, वेब्रियो कोलेराई के 2 क्रोमोजोम होते हैं। और यहीं पे कॉलेरा टॉक्सिन के जीन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो जीन होते हैं ये CTX5 फाज जीन होता है। बैक्टीरियोफाज का जो जीन होता है वो इस बैक्टीरियम के इनसाइड होता है, और यही जीन जो है इनकोड करेगा कॉलेरा टॉक्सिन को। और हमें पता है ये टॉक्सिन जो है एक ए सब यूनिट है जो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगा, और दूसरा बी सब यूनिट है जो पेंटामेरिक है, कैरियर जैसा है। अब यहाँ पे हम जो है एक जो है सपोज ये ल्यूमेन है, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, और ये आप देख रहे हैं एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से कुछ पोर्शन, ये इतना एक सेल यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये बेसोलेटरल सरफेस हो गया, ये एक सिंगल सेल है। आप यहाँ पे हाईली फोल्डेड जो है विलाई प्रेजेंट होते हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो, और जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है जिनका एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट हो। अब आप देखते हो कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यहाँ सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, और ये होता है गैंग्लियोसाइड GM1। वैसे GM1 2 3 कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें गैंग्लियोसाइड GM1 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये टॉक्सिन आया, और टॉक्सिन का जो बी सब यूनिट है वो रिकॉग्नाइज किया, उस जो पेंटामेरिक फॉर्म है वो गैंग्लियोसाइड GM1 को रिकॉग्नाइज किया। तो गैंग्लियोसाइड GM1 एक टाइप का रिसेप्टर जैसा है जो इस टॉक्सिन से बी सब यूनिट से बाइंड करता है, और इसी से एसोसिएटेड होते हैं ए सब यूनिट। जब ये यहाँ पे बाइंड करेंगे सेल के सरफेस पे, फिर एंडोसाइटोसिस होगा, एंडोसाइटिक वेस्किल बनेगा, और यहाँ पे जो है हम
यहाँ पे न्यूक्लियस बना लेते हैं, ये सपोज ये न्यूक्लियस है और यहाँ डीएनए है और ये ईआर बना लिया, ये ईआर है। तो ये वेस्किल जाके फ्यूज कर जाएगा। जब यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा तो जो यहाँ पे ए और बी सब यूनिट है, तो बी जो है यहाँ पे मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहेगा और ए ल्यूमेन में चला जाएगा। ए किसके ल्यूमेन में गया? आर ई आर के ल्यूमेन में ट्रांसपोर्ट हो गया। तो जब मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की तरफ कोई वेस्किल मूव करता है तो इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसलोकेशन। लेकिन अगर न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन की तरफ कोई वेस्किल मूव करता है तो उसको बोलते हैं एंट्रोग्रेड ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे रेट्रोग्रेड ट्रांसलोकेशन होता है। ये जो टॉक्सिन कंटेनिंग वेस्किल है जिसमें टॉक्सिन यहाँ पे अटैच है, वो जो है गोल्जी के थ्रू और आर ई आर में मूव करता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ए है उसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा। ए जो है ब्रेक होगा A1 और A2 में, और फिर A1 बाहर आएगा साइटोसॉल में। अब देखो A1 का क्या काम है। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बाहर, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो A1 है यही मेन इम्पॉर्टेंट, इसी का रोल है, इसी टॉक्सिन का। ये क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे ट्राइमेरिक जी प्रोटीन है, GPCR है, ये GPCR प्रेजेंट होगा। ट्राइमेरिक जी प्रोटीन में जी अल्फ़ा की हम यहाँ पे बात करेंगे और वो अल्फ़ा स्टिमुलेटरी टाइप का। तो जो जी अल्फ़ा है जो स्टिमुलेटरी टाइप का है, इसके आर्जिनिन रेसिड्यू पे, यहाँ आर्जिनिन रेसिड्यू सपोज है, तो उस पर अटैच करा देंगे ADP राइबोज। ये ADP राइबोज है, ADP राइबोज। तो ये टॉक्सिन A1 टॉक्सिन जो है जी अल्फा एस के आर्जिनिन रेसिड्यू पे ADP राइबोज अटैच करते हैं। और ADP राइबोज इज डिराइव्ड फ्रॉम NAD प्लस। NAD प्लस जो यहाँ साइटोसॉल में है, उस NAD प्लस से ADP राइबोज मिलेगा और ये ADP राइबोज आर्जिनिन रेसिड्यू पे जी अल्फा एस पे ये मॉडिफाइड होता है। ये एक तरीके से रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है, ADP राइबोसाइलेशन होता है जो A1 कर रहा है। अब जब आप ADP राइबोज इनसे अटैच करोगे तो होगा क्या, ये अब जी अल्फा एस परमानेंटली एक्टिव रहेगा। अब वो क्यों एक्टिव रहेगा? क्योंकि ये परमानेंटली जो है GTP बाउंड रहेगा। अब ये परमानेंटली GTP बाउंड क्यों रहेगा? बिकॉज यहाँ पे इसका GTPase एक्टिविटी लॉस हो चुका, GTPase एक्टिविटी लॉस हो चुका। जब ADP राइबोज यहाँ पे अटैच कराओगे तो इस प्रोटीन का GTPase एक्शन लॉस हो जाएगा, जी प्रोटीन का। और हमें पता है कि GTPase एक्शन से ही ये प्रोटीन वापस से इनएक्टिव होता है। जी प्रोटीन जब इनएक्टिव होता है तो वो GDP बाउंड रहता है, ठीक है। उसका जो GTP है उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। लेकिन अगर GTPase एक्टिविटी नहीं होगा तो ये इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी और ये परमानेंटली एक्टिव रहेगा। अब ये अगर परमानेंटली एक्टिव है तो ये एडिनाइलिल साइक्लेज को जाके एक्टिवेट करेगा। एडिनाइलिल साइक्लेज जो है ATP से CAMP का फॉर्मेशन करते हैं, ATP से CMP बनाएंगे। CMP सेकेंडरी मैसेंजर है, ये फर्दर जाके एक्टिवेट करेंगे प्रोटीन काइनेज ए को। प्रोटीन काइनेज ए टेट्रामर होते हैं जिसमें 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं और 2 कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं। जब 4 साइक्लिक एमपी, 2 साइक्लिक एमपी एक रेगुलेटरी सब यूनिट से, 2 साइक्लिक एमपी दूसरे रेगुलेटरी सब यूनिट से जब बाइंड करते हैं तो ये कैटालिटिक यूनिट फ्री हो जाता है और ये एक्टिव हो जाता है। और अगर ये काइनेज है तो फास्फोराइलेशन करेंगे। तो यही कैटालिटिक यूनिट आगे जाके CFTR को, जो CFTR है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर कंडक्टेंस, ये एक क्लोराइड आयन चैनल होता है, इसको फास्फोराइलेट करते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने CFTR चैनल बनाया, तो इस CFTR चैनल को फास्फोराइलेट कर दिए कौन, इसके थ्रू सिग्नलिंग हुआ। सिग्नलिंग हो के जो है कैटालिटिक यूनिट एक्टिवेट हुआ प्रोटीन काइनेज ए का, वो फास्फोराइलेट किया। जब फास्फोराइलेट आप करोगे तो यहाँ क्लोराइड आयन जो है बाहर, यहाँ ल्यूमेन है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, यहाँ पे क्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा मूव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज आयन जो है पॉजिटिव चार्ज आयन को भी यहाँ पे रिटेन रखते हैं और साथ ही साथ वाटर भी यहाँ से बाहर मूव करने लगेगा।
और इस तरीके से बहुत ज़्यादा वाटर आयंस सब जो है डिस्चार्ज होंगे। हाईली जो है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, जिससे वाटर भी एक्यूमुलेट होंगे और बहुत ज़्यादा जो है वाटर लॉस होता है। और यही जो है करेक्टरिस्टिक्स होता है कॉलेरा का। अब हम बात करेंगे पर्टूसिस के बारे में। तो देखें, जो पर्टूसिस है इसको हुफिंग कफ भी बोलते हैं। और ये जो होता है इट इज काज्ड बाई एक्जोटॉक्सिन, और उसको भी AB5 भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे हमने टॉक्सिन कॉलरा टॉक्सिन के बारे में बात किया कि उसके जैसे यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स ए और बी पेंटामेरिक होता है, वैसे इसका भी होता है। बॉर्डेटेला पर्टोसिस यहाँ पे बैक्टीरियम है जो पर्टोसिस कॉज करेगा। और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कॉलोनी बनाता है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कॉलोनी बनाएगा और वहाँ पे जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, आप ये देखोगे रिस्पायरेटरी ट्रैक है ये, और रिस्पायरेटरी ट्रैक में एयरवेज है ये, और इस तरीके से यहाँ पे सीलिएटेड सेल्स होते हैं। और जो भी म्यूकस यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, ये जो म्यूकस यहाँ पे है, इस म्यूकस को जो है रिमूवल के लिए जो है ये सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे होते हैं, उसको रिमूव करते हैं, तो उसको प्रॉपर क्लीन करना होता है। लेकिन अगर यही बैक्टीरियल कॉलोनी इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये सीलिएटेड सेल्स को, तो यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाएगा। तो म्यूकस यहाँ बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से वो थिक होता होता है, और वो थिक होता जाता है और कफ आता है। ये जो एक्सोटॉक्सिन है इट इज कैटलाइजेज द एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ सिस्टीन रेसिड्यू। सिस्टीन रेसिड्यू वो भी GI-S सब यूनिट का, ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि सिस्टीन रेसिड्यू का एडीपी राइबोसाइलेशन यहाँ पे हो रहा है। दिस रिजल्ट्स इन परमानेंट बाउंड ऑफ GI-S विद GDP एंड इनएक्टिव GI अल्फा कैन नॉट इनहिबिट एडेनिल साइक्लेज। इसमें होता क्या है कि जैसे ये सेल है, अब यहाँ पे GPCR है, ये N टर्मिनल है, ये C टर्मिनल है। तो GPCR से एसोसिएटेड रहते हैं G अल्फ़ा जो इनिबिटरी टाइप का है, G अल्फ़ा ये यहाँ पे I इनिबिटरी टाइप का है। G अल्फ़ा I अगर GTP बाउंड होगा, एक्टिव होगा, तो ये जाके इंटरेक्ट करेगा एडिनाइलिल साइक्लेज को और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। देखो, जो स्टिमुलेटरी टाइप का था वो एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता था, जिससे साइक्लिक AMP हाई होता था। लेकिन इसके केस में इनिबिटरी टाइप में ऐसा नहीं है, अगर ये इंटरेक्ट करेगा तो साइक्लिक AMP यहाँ पे लो होगा, क्योंकि ये इनिबिटरी टाइप का है। ठीक है, ऐसा केस है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, ये जी अल्फ़ा आई जो है, जी अल्फ़ा आई इनिशियली ये GDP बाउंड रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, और इसी स्टेट में ये जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन का A सब यूनिट जो कैटालिटिक है, वो क्या करेगा, इस पे ADP राइबोज अटैच कराएंगे। ADP राइबोज जो है अटैच हो जाएगा, और किस रेसिड्यू पे अटैच होगा, वो सिस्टीन रेसिड्यू के साइड चेन में ADP राइबोज अटैच होगा। इसकी वजह से ये अब ये GI जो है इनिबिटरी टाइप का, ये अब परमानेंटली GDP बाउंड रहेगा। इसका मतलब कि ये एक्टिव नहीं होगा। अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो जाके एडिनाइलिल साइक्लेज से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस केस में, पर्टूसिस के केस में, मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी चेंज होगा और आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी चेंज आएगा।